गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम रिलायबिलिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था पावर सिस्टम रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं यानी इंडिसेस, है ना। आज का है पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। देखो, सिस्टम की रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। जो पावर सिस्टम हमारा होता है उसकी रिलायबिलिटी हमें डिपेंड करती है कि जो हमारे डिमांड साइड रिक्वायरमेंट है उसको कितने टाइम तक यानी कॉन्टिन्यूसली कितने टाइम तक हमारा जो पावर सिस्टम है वो उसको सप्लाई क्या कर रहा है, अवेलेबल करा रहा है ना। डेफिनेशन में जैसा कि है द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल ऑन द डिमांड। ठीक, तो वो जितने टाइम तक मतलब जितनी उसकी डिमांड साइड हमारा कस्टमर की डिमांड है उसको अगर सेटिस्फाई करवा रहा है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, रिलायबल होगा उतना ही। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरप्शंस आते हैं, इंटरप्शन ड्यू टू द फेलियर्स, कुछ पावर सिस्टम के फेलियर्स होते हैं फॉल्ट्स के कारण, है ना। इन सब के कारण क्या होता है, जो हमारा पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जब हमारा कस्टमर की डिमांड होती है उस टाइम पे अगर हम सप्लाई अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लेस रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए जितना भी हम अभी तक इंडिसेस के बारे में पढ़ा, कैलकुलेशन जो भी मेजर्स पढ़े हमने, है ना, रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उसका रीज़न यही है ताकि हम अपने पावर सिस्टम को और ज़्यादा रिलायबल बना सकें। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑन द पावर सिस्टम। मतलब हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करें उसको, और ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस को क्या करें, बनाए रखें, यानी मेंटेनेंस करते रहें टाइम टू टाइम, है ना। प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाई हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पावर सिस्टम को और ज़्यादा रिलायबल बना सकते हैं। देखो, जैसे कि इससे पहले वाले हम वीडियो में हमने पढ़ा था कि पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स थे, जैसे सैदी, कैफी, है ना। इन सबको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, मेन कंसर्न क्या होता था कि हम इंटरप्शंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि फेलियर्स कितने हो रहे हैं, फॉल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, इंटरप्शंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेम हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सब मेजर पॉइंट्स क्या होंगे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरप्शंस कैलकुलेट करें, ड्यूरेशन ऑफ ईच इंटरप्शन, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए हमारे इंटरप्शंस आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करें, हमारे कस्टमर्स कितने हैं जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब के कैलकुलेशन से हम क्या मेजर कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर्स इज डिटरमाइंड बाय द बेनिफिट्स विच दे कैन डिराइव फ्रॉम यूजिंग इट। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यानी कि कह सकते हैं लोड्स, है ना, क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइटनिंग है, टीवी है, एयर कंडीशनर, हीटिंग एट होम, है ना। ये सब हमारे क्या इक्विपमेंट्स हैं, इनके कितना यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायबिलिटी प्लानिंग। रिलायबिलिटी प्लानिंग के अंदर क्या आएगा कि मतलब हम कैसे अपनी रिलायबिलिटी को, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को क्या करें, इम्प्रूव करें, उसके लिए प्लान करना। ठीक है, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज टू मीट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स विद एडुकेट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमारा बेसिक फंक्शन क्या होता है पावर सिस्टम का, कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करे, फुलफिल करे। ठीक है, किसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ पैरामीटर्स कौन कौन से होने चाहिए कि उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो एडिक्वेट होनी चाहिए, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी मोर रिलायबल होना चाहिए हमारा जो पावर सिस्टम है, एंड विद एन इकोनॉमिकल मैनर। इकोनॉमिकल मतलब वहाँ पे कॉस्ट का कंसर्न आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ही आगे हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम कॉस्ट पे ध्यान देते हैं उसके साथ साथ हमें रिलायबिलिटी पे भी ध्यान
देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे रिलायबिलिटी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो पावर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो उस बात पे भी हमें ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे रिलायबिलिटी वर्सेस कॉस्ट कर दिया हुआ है। इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज करें, जो हमारा फिगर ए में दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं हमारी रिलायबिलिटी क्या हो रही है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन एक सैचुरेटेड पॉइंट भी आ जाता है जहाँ तक हमारी रिलायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं हमारा पावर सिस्टम क्या हो रहा है, मोर कॉस्टली होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट जो बी पे हमारा कर दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। इसके अंदर क्या पता चल रहा है कि हमारी रिलायबिलिटी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, ठीक है। जैसे जैसे हम दो टाइप की यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, दो टाइप की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक होता है इंटरप्शन कॉस्ट। इंटरप्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो कि हम किसी पावर सिस्टम में के अंदर इंटरप्शंस यानी फॉल्ट्स आने पे हम लगा रहे हैं, उस कॉस्ट को क्या कहेंगे, इंटरप्शन कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा इंटरप्शन कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट, एक तरह से कह सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि हमारे जो फॉल्ट्स हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट्स, वो भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग में है ना, कि इंटरप्शन कॉस्ट हमारा रिड्यूस होता जा रहा है और रिलायबिलिटी क्या है, इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि इंटरप्शन कॉस्ट रिड्यूस होने से क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्शंस रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी यानी सप्लाई जो हमारी है पावर सिस्टम सप्लाई, वो और भी ज़्यादा कॉन्टीन्यूस हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सिस्टम यूटिलिटी कॉस्ट। सिस्टम यूटिलिटी कॉस्ट का मतलब है जो कि हम पावर सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, उसकी यूटिलिटी के लिए हम लोग कॉस्ट लगा रहे हैं, उसको कहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, रिलायबिल हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा रिलायबल हो रहा है, यानी कि रिलायबिलिटी उसकी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। इसलिए इंक्रीजिंग में है कर्व इसका, ठीक है। और एक ऊपर बना हुआ है यू शेप में या वी शेप कह लो, है ना, वो क्या है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी इन दोनों के मिक्सचर से जो बन रहा है हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कौन सा आ रहा है, जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के लगभग इक्वल आ रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया है कि हम मिनिमम कॉस्ट लगाएं और रिलायबिलिटी भी हमारी क्या हो, नॉमिनल हो। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, जिस पॉइंट पे हमारा इंटरप्शन कॉस्ट और सिस्टम यूटिलिटी कॉस्ट क्या करे, इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो वो हमारा होता है मिनिमम कॉस्ट पॉइंट। मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमारे सिस्टम भी क्या होगा, रिलायबल भी होगा और कॉस्ट भी हमारी कम होगी। हमें यही पॉइंट क्या होता है, कैलकुलेट करना होता है बाय मिनिमा एंड मैक्सिमम। मैथ्स में जो पढ़ा है उसी कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।